पिछले 2014 से आज 2023 तक 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसमें जो जनहित के कार्य किए हैं उसकी हमारे 30 जून तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। उस कार्यक्रम के तहत ही 9 साल बेमिसाल जनसंपर्क से जन समर्थन तक, ये हमारे कार्यक्रम का कार्य है। उसके लिए आज हमारे राज्यसभा के सांसद और पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार और हमारे नागौर जिले के लोकसभा के आपको जिला प्रभारी भी लगाया है। आज इस प्रेस वार्ता में अपना विषय रखेंगे। मैं माननीय भाई साहब राजेंद्र सिंह जी से। मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 9 वर्ष पूर्ण की है। इन 9 वर्षों के अंदर देश को मजबूती की ओर ले जाने में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सीमाएं देश की अखंडता के लिए मजबूत हुई है कि 14 से पहले कभी भी कोई भी सीमा पर आतंकवादी घटनाएं और समय समय पर हो रही थी, उन सबको रोका गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया गया है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। 14 से पहले हमने देखा कि देश के अंदर अनेकों जगह पर आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। 2013 में हमने अनेकों ऐसी घटनाएं देश में हुई। उन आंतरिक आतंकवाद पर केंद्रीय सरकार ने नियंत्रण किया और आज हम देखते हैं कि देश में सुख और शांति और आंतरिक किसी प्रकार आंतरिक आतंकवादी घटना को हमेशा के लिए विदा कर दिया, नियंत्रण किया है। किसान समय समय पर ये मांग उठाते थे कि किसान MSP लागू की जाए और किसानों की आय बढ़े। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को एक वादा किया था कि वो 1.5 गुना लागत से ज़्यादा उनको लाभ पहुंचाएंगे। तो MSP लागू की गई और MSP में भी अभी आप और देखेंगे कि अभी पिछले सप्ताह में उनकी न्यूनतम जो खरीद है उसके अंदर भी वृद्धि की गई है। इसलिए मैं कह सकता हूँ किसानों के लिए और किसानों की आय बढ़े, इसके लिए उन्होंने MSP के लागू किया। उसके साथ साथ छोटे जो किसान हैं देश भर में, उन किसानों को अपने किसान सम्मान राशि मिले, उसके लिए उन्होंने साल में 3 किस्तों में उन किसानों को सम्मान राशि उन्होंने दी और किसान सम्मान राशि के माध्यम से हम कह सकते हैं कि किसानों को बहुत बड़ी मदद हुई। इनमें आज तक उन्होंने 1,82,00,000 करोड़ रुपया किसानों को इन किस्तों के माध्यम से दिया है, जिससे छोटे किसान अपने स्वावलंबी हो सके। और दूसरों पहले किसान तकलीफ पाते थे, फसल के समय उनका पैसा नहीं हुआ करता था, उनको किसानों का ध्यान रखते हुए सम्मान निधि उन्होंने लोगों को दी। बड़ी दिक्कत थी। यूरिया जब बरसात के समय लाइनें लगती थी और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि यूरिया के लिए किसान मारा घूमता था। तो यूरिया की पूरी व्यवस्था उन्होंने किसान केंद्रों पे की और उसके साथ साथ नीम कोटिंग यूरिया, जिसमें कम लागत में किसान आराम से खेतों के अंदर नीम कोटिंग यूरिया का उपयोग कर सके। इसके लिए उन सारी व्यवस्था किसानों के लिए उन्होंने की
हमारी उपजाऊ ज़मीन रहे, इसके लिए उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसान अच्छी फसल ले सके, किसान को अच्छा लाभ हो, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हर क्षेत्र के अंदर किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इन सारे कामों को इन 9 सालों में केंद्र सरकार ने किए हैं। और इसके कारण आम जन, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी छवि बनी है कि जब कोरोना जैसा संकट आए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा काम में लग जाते हैं और सेवा का काम उन्होंने किया। उसके साथ चुनाव में काम करते हैं, समाज पे कोई विफलता आ गई तो सेवा के रूप में काम करते हैं। हमने देखा कि कोरोना के समय सुरक्षा चक्र के लिए जिन्होंने वैक्सीन का, टीका का जो उपयोग हुआ, और टीका सारे विश्व के अंदर इतना बड़ा टीका लगाओ अभियान सुरक्षा चक्र नहीं चला था, वो सुरक्षा चक्र के माध्यम से आज हमारे देश की जनता एकदम इस कोरोना से निर्भय होकर आज काम कर रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ हर क्षेत्र के अंदर जन धन योजना के माध्यम से जब उन्होंने ये घोषणा की कि आम व्यक्ति बैंक में, साधारण व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, बैंक में खाता खोल सकता है। खाता खोलने से ये फ़ायदा हुआ कि जो सरकारी योजना का पैसा, चाहे वो पेंशन हो, चाहे किसान निधि हो, चाहे अन्य योजना सहायता का पैसा, उस व्यक्ति को सीधा मिल जाता है। एक समय था कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुए थे, वो यह कहा करते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ और किसानों तक या जनता तक 15 रुपये पहुँचते हैं, 85 रुपये गायब हो जाते हैं। परंतु आज किसान निधि के अंदर 100 रुपये भेजे तो 100 रुपये किसान के खाते में पहुँचते हैं। जन धन योजना के माध्यम से आज करोड़ों रुपए देश की बैंकों में जमा है, किसानों को उसका लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना में आज पहले हम सोचते थे कि महिला शक्तिकरण के लिए, आज हम बात करते हैं कि उस समय लकड़ी से चूल्हे जलाने के लिए कितनी परेशानी हुआ करती थी। उसके लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को हमने ये उज्ज्वला गैस उपलब्ध करवाए। इस तरह युवाओं के लिए, रोजगार के लिए अपना रोजगार प्रारंभ कर सके तो मुद्रा योजना के माध्यम से सीधा उनको बैंकों से लोन, जिसकी गारंटी स्वयं प्रधानमंत्री ने ली कि वे उसकी गारंटी के आधार पर उन्होंने 10,000 से 10 लाख रुपए तक की योजना में उसमें पैसा मिलना शुरू हुआ। उस कारण नए उद्योग चले। और सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे, मैं ओबीसी वर्ग के लिए कहना चाहूँगा, 27% शिक्षा में आरक्षण मिला। और हमने आज हमारे राजस्थान की बात करें तो आज ओबीसी वर्ग राजस्थान जो मुख्यमंत्री ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि 27% होना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप राजस्थान में 21 कर 27 क्यों नहीं करते हैं? और ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली। संवैधानिक मान्यता आज से पहले हम मांग करते रहे, परंतु उन्हें मान्यता नहीं थी। परंतु मोदी जी ने महसूस किया कि जिस तरह SC ST का आयोग है, उसी तरह ओबीसी आयोग को भी मान्यता दी जाए, इसके माध्यम से अनेकों ओबीसी वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके, प्रशासनिक सेवाओं में भी, सरकारी नौकरी में भी आ सके। और अन्य जो किसान वर्ग या हाथ से काम करने वाले लोग हैं, तो विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत काम करने वाले लोग हैं, जैसे लकड़ी का, लौड़ का और कपड़े का, गारमेंट का, इन सबको आधा उसका लाभ मिल सके, इसके लिए सारी व्यवस्था की। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए इन 9 वर्षों में खूब काम है। राजस्थान के अंदर पानी की बड़ी दिक्कत है और बूंद बूंद के लिए, पानी के लिए हमारे गांव में परेशानी थी। लोग बावड़ियों से, नाडी से, कुएं से दूर दूर से पानी
लेके आते थे। तो 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट को हमारे जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दिए कि घर घर नल से पानी ले सके, परंतु हमारी राजस्थान सरकार ने इस योजना का पूरा लाभ नहीं लिया और उस योजना में मात्र अब क्या भी 4,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 27,000 करोड़ से तो इसके लिए राजस्थान सरकार की इससे बढ़कर निष्क्रियता क्या हो सकता है। जनहित के काम में भी वो राजनीति कर रहे हैं, जनता को केंद्र सरकार की योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा चारों तरफ रिंग रोड बन गई, रिंग रोड के साथ भी अब रेलवे फाटक से लेकर वो ये रोड कौन सी जोधपुर बीकानेर बाईपास के पास की रोड बननी शुरू हो रही है। उसके बाद अमृत योजना के अंदर भी यहाँ 2013-14 में शहर को सौंदर्यीकरण के लिए, सीवरेज के लिए भारत सफाई अभियान के अंदर और यहाँ सहायता दी गई थी। इस तरह हर क्षेत्र के अंदर हर प्रकार की सहायता राजस्थान केंद्र सरकार ने दी है, जिसके कारण आज भारत का समुचित विकास हो रहा है। हम देखते हैं कि चारों ओर से आज इस कारण आज विश्व के अंदर भारत एक आर्थिक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है। आज हम देखते हैं यहाँ विश्व के अंदर भारत का जो सम्मान बढ़ा है। आज जो अमेरिका कभी मिलने का समय नहीं देता था कई देशों को, वो सामने आके मोदी जी से अपने हस्ताक्षर लेने को तैयार हो रहा है। इस तरह कई देशों में जो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत का सम्मान बढ़ाया। आज विश्व के अंदर हम जब किसी भी देश के अंदर पहले आज से 13 से पहले हम सोचते थे, हमें वो सम्मान नहीं मिलता था, लोग हमें अलग दृष्टि से देखते थे। आज जब कोई कहता मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो उसको वो लोग गले लगाते उसका सम्मान करते हैं। यहाँ तक आपने यूक्रेन के अंदर हमारे लोग उस युद्ध के अंदर फंस गए थे, तो उसको सीज फायर करना पड़ा और सीज फायर करने का तिरंगा झंडा निकला और तिरंगा झंडे के साथ जो लोग निकले हैं वो चाहे वो हिंदुस्तान के थे चाहे अन्य पाकिस्तान के लोगों ने तिरंगा झंडा लेके शरण ली उनकी, तो वहाँ से उनको लिखा। ये हमारे देश का जो सम्मान विश्व के अंदर देश की तरफ सारी विश्व की जनता देख रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 9 वर्षों के अंदर देश मजबूती की ओर आगे बढ़ा है। आने वाले समय में और भी हम देखते हैं, रेलवे की दृष्टि से हम देखें तो नई ट्रेनें शुरू हो रही है। रेलवे के लिए जो हमने पहले डीजल पे होते अब बिजली पे आ गए हैं, इस दृष्टि से रेलवे की डबल लाइनें हो गई है। हमने मैंने मांग की थी पुष्कर से अजमेर, मेरठा से पुष्कर जुड़नी चाहिए, उसका सर्वे शुरू हो गया है। उसके जुड़ने से कितना लाभ होने वाला है नागौर और जोधपुर को ये लाभ होने वाला है कि आज अजमेर जाने के लिए आप फुलेरा होकर फिर अजमेर जाओगे। हम जोधपुर वाले मारवाड़ जंक्शन होकर अजमेर जाते हैं, सीधा मेरठा से हम पुष्कर जाएंगे, पुष्कर से हमारा रतलाम जुड़ जाएगा, चित्तौड़ जुड़ जाएगा, जिससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र को और लाभ होगा। एक से एक मांग हम और कर रहे हैं रेलवे की, फलोदी से नागौर जुड़ जाए बाया क्यूसर, खाटू से लेकर सीधा ये जुड़ जाएगा। तो उससे हमें और हमारे जो नागौर में विकास की दृष्टि से यहाँ का खनिज का जो है उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा, ये हम सबकी कोशिश है। और 9 वर्षों में ऐसे तो मैं आपको कहूँ तो मेरे पास सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं, उन सारी योजना के यदि वर्णन करूँ तो बहुत समय लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि यह जो हमारे आज़ादी के बाद ये 75 वर्ष आज़ादी के और उसके बाद जो अमृत काल हम देख रहे हैं कि आने वाले 2047 के अंदर देश के 100 वर्ष होंगे, विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है, हम भारत माता की जय से काम शुरू करते हैं, देश के विषय में सोचते हैं, देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। हमारे आसपास के दुश्मन भी ये मानने लग गए हैं कि भारत की आज इस 9 वर्षों के अंतर्गत हमारा जनसंपर्क से समर्थन तक एक अभियान हमने पूरे देश में चलाया है। और यहाँ भी हम विभिन्न वर्गों में, अपने अनुसूचित जाति में, जनजाति में, हमारे मजदूरों में और अन्य ओबीसी वर्ग में, अनेकों वर्गों के अंदर
हम उनसे संपर्क करेंगे, हमारे कार्यकर्ता संपर्क करेंगे, व्यापारी सम्मेलन भी करेंगे, मजदूर सम्मेलन, किसान सम्मेलन, और हमने हमारे लाभार्थी जिनके माध्यम से सीधा लाभ सरकार से मिला है, उन सब के साथ हम ये सम्मेलन करके हमारी केंद्रीय सरकार की जो गरीब कल्याणकारी योजना है, लाभार्थी है, और देश में 9 वर्षों में जो काम हुआ है आम लोगों तक पहुंचा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सांस्कृतिक पुनरुद्धार का काम। देखिए, देश आज़ाद होने के बाद हमारे सबके दिमाग में, देश के लोगों में था कि देश की मूल भावना हमारी संस्कृति है, उसका उद्धार होना चाहिए। हमारी जो प्रेरणा के स्रोत हैं, इनके प्रति सम्मान है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद में काशी विश्वनाथ का निर्माण हुआ, उज्जैन में महाकाल का निर्माण हुआ, इसी तरह और अनेकों निर्माण जो सांस्कृतिक रूप से इस देश के अंदर एक पहचान है। भारत में जो सांस्कृतिक पहचान है, उसका पुनरुद्धार के लिए जो काम हुआ। और मैं तो जनसंघ के समय का हूँ और इमरजेंसी में जेल में भी रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हम जब 72 के अंदर जब हम कोई भी नारा लगाते थे तो कहते थे, क्या बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। तो वो कश्मीर आज हम कह सकते हैं कि हमारा है, क्यों वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। ये हमारे देश की राष्ट्रीयता की भावना और देश की सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आने वाले समय में इसी मजबूती के साथ हम लोग जनता के आशीर्वाद से काम करते रहें। इस सब वर्गों में हम संपर्क के माध्यम से समर्थन लेंगे और हम आने वाले समय में 2023 में राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं और 23 में 4.5 वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं कि राजस्थान की कांग्रेस की किसान के साथ धोखा किया। नौजवानों को कहा किसानों को का हम कर्ज माफ़ कर देंगे, जिसमें 19,000 किसानों की कुर्की आई। कल परसों आपने देखा, आप लोगों ने छापा। और उसके बाद में भी किसानों के साथ धोखा हुआ। नौजवानों को ये कहा कि आपको रोज़गार भी देंगे, रोज़गार नहीं देंगे तो बेकारी भत्ता देंगे, वो भत्ता नहीं मिला उनको। इस तरह आज नौजवान, किसान, व्यापारी, हर वर्ग आज कांग्रेस से असंतुष्ट है और उसके पीछे है कि प्रदेश की जिस प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ी है। अब ये मान सकते हैं कि जयपुर का में बम ब्लास्ट हो, बम बुला के आतंकवादी कोर्ट से छूट जाए और वो सबूत जुटाने में निचले अदालत ने जो सजा दी, वो सबूत भी आपने हाई कोर्ट में पेश नहीं कर सके। इससे ज़्यादा इस सरकार की निष्क्रियता होती। ये तो हो सकता है कि आतंकवादियों से सरकार के लोग मिल गए। इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि देश की कानून व्यवस्था, प्रदेश की जिस प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिसका आदमी आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस ऐसे हालात के अंदर आने वाले चुनाव में एक साफ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जनता के आशीर्वाद से राजस्थान में कमल खिलाएगी और आने वाले 24 के अंदर हम पूरे देश के आशीर्वाद से 24 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पुनः कमल खिलाएगी। यही निवेदन है। कोई आपका प्रश्न? कि आपका जो प्रदेश संगठन है वो फेलियर साबित हुआ, वो उसको एक्सपोज नहीं कर पाया। एक्सपोज कर रहे हैं ना, ये तो एक्सपोज करते आए हैं, हमेशा करते हैं। आपके पुराने किताब में स्टेटमेंट उठा के देखो, हमारे सब आएंगे आपके अखबार में। मैं तो कटिंग दे दूँ आपको। कितनी बार हमने बोला है, हमने विधायक महोदय बैठे विधानसभा के सदन में कितनी बार उठाया है मामला। डाबर हेडक्वार्टर पर तो इस विषय पर कुछ हुआ नहीं सर। या तो मैंने 5-10 तो आना मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो फिर तो मैंने भारतीय जनता पार्टी आता नहीं करता। सीमित रहेगी सर। नहीं, ज्ञापन कलेक्टर को ज्ञापन देना करना यही होता है और क्या? कलेक्टर को देना, राज्यपाल को पत्र लिखना, यही होता है। कुछ और क्या होता है? तोड़ फोड़ करनी होती है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक, और हमारे मौका मिला था हम सदन में लोकसभा राज्यसभा तक हमने मामले उठाए। राजस्थान सरकार की विफलता है, केंद्र सरकार की योजना को लागू नहीं करना और उसके पीछे उनकी मंशा थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे दो कि नहर का पानी नागौर में आ गया, इसलिए पानी पी रहे हो। 2008 हाँ, हमारी कोशिश होती है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मंडल इकाई हो, चाहे हमारी बूथ इकाई हो, चाहे जिला इकाई हो,
समय समय पर स्थानीय समस्याओं को, प्रदेश की जो आने वाली कार्यक्रमों को लेकर जगह दिखाए, अरेस्ट हुए हैं, ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं हम। नागौर में नहीं हुए। अभी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे। अभी सर आपने कहा किसानों को लिए देखिए अब वो एक उस पर विचार चल रहा है धीरे धीरे। एमएसपी की गारंटी और उसके जो अपने किसान आयोग ने जितनी हमें उस बारे दिए उस बारे में चर्चा चल रही है, उसमें आगे देखा जाएगा अभी इस विषय में। ये एमएसपी का पहले तो अर्थ समझिए आप। एमएसपी बाजार का, मार्केट का भाव स्थिर करना। कुछ होता नहीं है ना, नहीं हो रहा है ना। आज ही हम 2100 रुपये में खरीदना चाहते हैं, आज बाजार भाव में बाजी के भाव बढ़ गए। बाजरे तो यहाँ खरीद नहीं होती, अभी खरीद नहीं हो रही है, एमएसपी तो लागू हो रखी है ना। गवर्नमेंट को कह रहे हैं और केंद्र सरकार तो कह रही है खरीदो, हरियाणा में खरीदी था, राजस्थान सरकार नहीं खरीद राजस्थान सरकार नहीं खरीद रही है। मूंग नागौर में मूंग होता है और मैं मूंग की बात कर रहा हूँ। मूंग का जितना उत्पन्न होता है उसका 25% खरीदा जाता है। एमएसपी का अर्थ ये होता है कि मार्केट के भाव को स्थिर करना। यदि 25% हम खरीदना शुरू करते हैं ना, तो उसके कारण वो कम से कम मार्केट में उसके कम भाव से नहीं बिकेगा। इस बार तो बिका तो किसान ने उसको बेचना नहीं चाहता, तो भी बहुत कम मार्जिन रहा है। पीछे की गवर्नमेंट का देख लो, आधे ही नहीं वो होता है। अब ऐसा तो ये होता है 25% हमें मार्केट भाव स्थिर करना। स्थिर करने के बाद अब उसमें नहीं आया कि उसको किसान को मिला, किसान को समझ में आ गई, जागरूकता आ गई तो नहीं बेचेगा। बहुत से किसानों ने नहीं बेचा। किसानों को प्रत्येक अनाज का लंबे समय अच्छे भाव मिले तो इस मोदी सरकार में मिले। इसके लिए क्या हुआ, आज गोदाम की व्यवस्था हो गई और सब नहीं गोदाम की चीज को हमारी मंशा है किसान को अच्छा भाव मिले, और उसके लिए एमएसपी का अर्थ ही होता है कि मार्केट भाव स्थिर करने के लिए इससे कम भाव में नहीं बेचें। और राजस्थान सरकार ने तो ये खरीद नहीं की कहने तो केंद्र तो तैयार था, इसके लिए दोषी राजस्थान सरकार है। हम तो मांग करते रहे बार बार। कैसे तैयार था आपका केंद्र? है केंद्र तैयार कैसे? केंद्र तो कर दिया ना, आप पैसा आप खरीद कर। आपको पता है इस बार जो है तो मूंग खरीद की परमिशन की जरूरत ही नहीं है। नेफेड लेती है, सर कैसे नहीं? नेफेड को पहले से कह रखा। आप यदि राजस्थान सरकार का विभाग टाइम सर उसको अप्लाई नहीं करेगा और राजस्थान सरकार टाइम सर उसको कार्रवाई नहीं करेगा तो उसमें उसके डिले में राजस्थान सरकार का दोष है, हमारा दोष थोड़ी है। हमने तो तय कर रखा है खरीद, ये जितनी बेहतर है उस हिसाब से जो चीज होती है। राजफेड ने ली थी क्या? बताइए, पहला बजट में जो घोषणा की थी, तो अब लास्ट बजट की बात कर रहे हैं, पहले में की थी वो घोषणा ही उनकी पूरी हुई नहीं है। ये सिर्फ घोषणा पत्र है, इनका घोषणा पत्र है। चारों बार में ऐसा किया है, घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र के ना धरती पे उतरने की संभावना नहीं है। इसका लाभ आप मूल्यांकन आप कर ले, हम तो मूल्यांकन कर रहे हैं, इसका लाभ मिलना नहीं है। जिलों की घोषणा है, जिलों में कभी उलझे हुए पड़े हैं। जिलों की घोषणा में उलझे हुए हैं, जल्दबाजी में कुछ किया है। आज जिलों में स्थिति क्या है वो देख के जाएंगे सामने। 15 जिलों का सीमांकन वगैरह नहीं कर लो ना। नहीं वो जो करने के बाद कहेंगे ना, हो जाएगा जब बात करेंगे। आज होगा नहीं, हम तो कह रहे हैं अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ये सब घोषणा है, इस टाइम में कुछ भी नहीं करेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लें और कहीं देख, पेपर लीक से अभी किया है, सब 4.5 साल हो गए ना, तब से क्यों नहीं, आप तक चुप क्यों बैठे रहे? अब लास्ट में जाकर आपको 2 दिन उपवास करा दे, कुछ नहीं खिलाए, आज जाने वाले हो तब ला करके मिठाई रख दे, क्या करते हैं? कोई भी सरकार देखो आप अभी की बात करो, आज आप एक भी योजना उनकी लागू है ना सफल नहीं है, किसके और उसका लाभ नहीं मिल रहा है। आप भी तो अभी सक्रिय हो, पहले तो आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, आप हर नहीं हमारा अभियान क्या कर रहे थे? हम बराबर यहाँ बालियान जो थे केंद्रीय मंत्री, तो आए आने के बाद में आए 2-3 महीने पहले तो आई थे। अरे उधर नवा मुद्दा बना के गए। ऐसा है, 2 बार नागौर जिले में आगे, उधर डील बना और वो जिला उसमें अभी करके गए, पहले यहाँ आके गए। केंद्रीय मंत्री 2 बार आ गया, आपको तो खुद यहाँ वाले राजस्थान वालों को मिलती नहीं है, ये कम से कम केंद्र वाले। ये बात नहीं है, आप सकारात्मक बात करो। देखिए उसमें बात ही है, नहीं बात आपकी बात, हमारे कार्यक्रम अनुसार सारे मंत्री को अभी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इससे पूर्व जिन मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को जो जिले दिए हैं उसकी बराबर रिपोर्टिंग हो रही है। उसके साथ साथ
ये अतिरिक्त कार्यक्रम हम जनता के बीच में जनसंपर्क करते रहते हैं। और अभी हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर हमने जनता के बीच में जनसंपर्क किया। हमारे इसके बाद बड़े लंबे कार्यक्रम आए। 23 तारीख को माननीय मुखर्जी हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। उस दिन हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता 10 लाख बूथ तक के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आज तक वह बूथ के लोगों को पूछा गया था। हमारा संगठन वैचारिक संगठन है और कार्यक्रम आधारित संगठन है। और कार्यकर्ता आधारित होने के बाद बूथ से लेकर मंडल से जिला तक, प्रदेश तक और राष्ट्र तक सक्रियता है। रोज उसके बारे में संचालन के बारे में बात होती। कार्यकर्ता को संचालित करना, प्रशिक्षित करना और वैचारिक बनाने का काम हम करते रहते हैं। इस कारण आज कोई भी हिंदुस्तान में इतना बड़ा संगठन नहीं है जिसकी बूथ इकाई इतनी सक्रिय हो। मुझे कुछ जानकारी नहीं है। क्या नागौर के अंदर जो सभापति थे वो गैर कांग्रेस थे। इसी तरह अपने प्रतापगढ़ में हुआ, जयपुर में हुआ, तो जो गैर कांग्रेस ही है उनको निपटा दिया। पुष्कर में हो गया, आज पुष्कर वाला मामला हुआ है। ये तो इनकी और क्या है, इसलिए हमारा यानी 24 तारीख को हम देश में लोकतंत्र के लिए, कांग्रेस के लिए हम काला दिवस मनाते हैं हर साल 25 जून को। इमरजेंसी जिस दिन लगी थी, ये तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम, लोकतांत्रिक संस्था के अधिकारों को छीनने का काम, उनको पंगु बनाने का काम कांग्रेस ने सदैव किया है। आप देखें कि देश की 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा यदि विधानसभा को भंग किया है केंद्र सरकार जब कांग्रेस में थी, विधानसभा भंग किया है। देखिए ये सारी स्थितियाँ ना, क्योंकि इसलिए किया कि उनका बहुमत अपना डंडा चलाते, लोकतांत्रिक सोच नहीं उनका। हम लोकतांत्रिक परंपराओं से चलने वाले लोग, लोकतांत्रिक आधार पे है ना हम काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये बात सही है, सरकार ने तो सब कर्मचारियों को फ्री कर रखा है, जनता को लूटो और कुछ मत करो, आपको कोई कहने वाला नहीं। और ये हकीकत तो ये है, आप जो भी शिकायतें जितनी लोग करते हैं, कहीं जो कांग्रेसी नहीं है, जैसे यहाँ कांग्रेसी नहीं, उनका एक्शन ले रहे हैं बहाना बना करके कुछ चाहिए। और जो भी इस प्रकार की कौन सी जितनी भी दे दो कर दो, कोई भी डिपार्टमेंट निसंकोच होकर के ये सब धड़ाले से चल रहा है। कारण ये कि है कि उनकी जो जिस हिसाब से आपको जानकारी है नागौर में किस प्रकार का काम चल रहा है। देखिए इसमें मैं ये कह सकता हूँ कई बार जो है अंतर्द्वंद में जब काम चलता है, सरकार में अंतर्द्वंद चल रहा है, अंतर झगड़ा इतना है, इसलिए प्रशासन पर नियंत्रण करने की बात है। वो तो प्रदेश सेक्रेटरीट से लेकर जिला तक नहीं हो रहा है। और ये अव्यवस्था के कारण आज जनता भुगत रही है। अब 4.5 साल नागौर में मान लो गर्भवती है, उसको क्या सोनियोग्राफी करानी है, डॉक्टर का क्या करेगा? महीने भर का टाइम, 1 महीने के लिए, 1 महीना वो सितंबर में डिलीवरी होना इंतजार करेगा। तो ये गवर्नमेंट की है ना। आप कभी इस प्रकार के ये विषय हो जाते हैं, कभी बोलते हो, लिखते हो। आपने आज ये बताया ना, विधानसभा में भाई साहब ने 2 बजे क्वेश्चन उठाया और यहाँ के पीएमओ ने जवाब दिया कि साहब हमारे पास मशीन तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब जब स्थिति भाई साहब जब आप सरकार ये कह रही है, सरकार के लिए मैंने कहा कोई ऐसी मशीन बताओ जिससे लोगों को। सर, एक सचिन पायलट ने वसुंधरा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे, उसको लेकर क्या कहना? मैं आपको साफ कह दूं कि आयोग ने जो आरोप लगे थे, आयोग ने मुक्ति दी और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने से क्लियरेंस दी, ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सचिन चाहे कुछ ही लगा है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, आयोग ने, हाई कोर्ट में, तीनों में क्लियरेंस हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुछ नहीं है, तो फिर उससे आगे मतलब 3 आयोगों ने कह दिया कुछ नहीं है। और फालतू राजनीति अपना अंतर्कला छोड़कर दूसरे में अंतर्कला में डालना चाहता है। ये सचिन का बेबुनियादी आरोप है। वो अपना क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, वो जाने। विधानसभा चुनाव है, हम हमारे विचार में उसके आधार पर समय पर हम तय कर लेते हैं। तो गुटबाजी तो हमारा कमल है, कोई गुटबाजी वैचारिक चुने हुए जो एमएलए होंगे वो चुनाव कर लेंगे। हमारा कोई भी देखो, हमारे हम सब सामूहिक प्रयास करते हैं, सामूहिक दृष्टि से सोचते हैं, सामूहिक विचार। मैं आपको हिंदुस्तान के अंदर बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर आज है ना सारी पार्टी टूटी है, क्योंकि उनके विचार
विचार और आप सामूहिक विचार के आधार पर काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक विचार का निर्णय लेती है, संसदीय दल लेता है, हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी लेती है फैसला, विवर्ती फाइनल है। अब अगला एक बात कह दूँ, कमल खिलेगा और कमल का राज राजस्थान में आएगा।